ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और ना बन सकता है। वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करेगा। गौर से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है, मेरी बात को आप याद रखें। आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेके दिखाएंगे। सरकार से लोग बात को याद रखें। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो सामाजिक न्याय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नील पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहां बुलाने का काम किया। ये सच है कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु भट्टू का उसका आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने एक पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम शक्तियों के सामने मुझे खड़ा करने का काम किया, मैं इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और ना बन सकता है। वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करेगा। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं। मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं, उनके हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार भी करता हूं, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को भूल जाता हूं, अपने समाज को भूल जाता हूं, गरीब समाज को भूल जाता हूं। मैं कहीं भी रहूं, मैं पार्लियामेंट की सुनहरी बिल्डिंग में रहूं, या मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूं, या मैं सामान्य मंच में रहूं, या गेस्ट हाउस में रहूं, या गांव के अपने गरीब मकान में या झोपड़ी में कहीं रहूं, मुझे आज भी याद है कि मैं किन लोगों में से हूं और मुझे किन के लिए लड़ना है, किनको मेरी जरूरत है और कौन मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं वचन देने कहता हूं, से जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेड़ियों को नहीं काटेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं बना जो हमें रोकने का काम कर दे जाऊंगा। आज मैं आज की परिस्थिति पे बात करूंगा। मैंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश की सरकार को। उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, कि नीचे से ऊपर तक मैं चाहता तो उसमें ओबीसी भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें अल्पसंख्यक समाज भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें मुस्लिम समाज भी जोड़ देता, लेकिन मैं जानता था कि जहां मैं इनको जोड़ने की बात करूंगा वहीं वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलाएंगे। इसलिए मैंने वो कोरा खत लिखा कि सीधे पहले जिम्मेदारी से बात की जाए, SC/ST के हालात के बारे में जाना जाए। मैं जानता हूं क्या हालात है, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है कितने प्रमुख सचिव SC/ST के उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बताने का काम करो। बताओ कितने अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पदों पे की पोस्ट पे आपने बिठाए हैं।
इसका डाटा मैंने मांगा है। मैंने डाटा मांगा है कि 18 कमिश्नरियों में कितने कमिश्नर SC/ST के, मैंने डाटा उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने SP और SSP हैं SC/ST समुदाय के, जिनको आपने चार्ज दिया है। ये डाटा मैंने उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि 75 जिलों में कितने DM, कितने ADM, कितने SDM, कितने कानूगो, कितने तहसीलदार आपने SC/ST के इन वर्गों के लोगों को जो है कर्मचारियों को बनाने का काम किया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, जो सरकार वादे करते कटेंगे तो बटेंगे, हमें कटने बटने की जरूरत नहीं है। हमें तो पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ साथ चलेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं होंगे। ये कटने बटने वाले लोग, बहुत उनसे पहले भाई ने बताया था, ये काटने बांटने वाले लोग, बताओ इस व्यवस्था को किसने बनाया? किसने छुआछूत बनाई? किसने ऊंच नीच बनाया? किसने वर्ण व्यवस्था बनाई? किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने काटा? किसने बांटा? और हम तो जब एकजुट थे, जब हम अपने अधिकारों की बात भी नहीं करते थे, तो भी हम लोग इस देश में कटते थे और आज भी हम लोग इस देश में कट रहे हैं। अब हम कटेंगे नहीं और बटेंगे भी नहीं। अब हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपना अधिकार छीन के ले लेंगे और किसी भी कीमत पे अब रुकने वाले नहीं है। यही संदेश मैंने जो है मुख्यमंत्री जी के भेजने का काम चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से किया है। आज मैंने एक और लेटर लिखा, उसमें मैंने पिछले वर्ग के कर्मचारियों के विषय में मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी से पूछा, ये कागज का पन्ना है लेकिन ये चोट कहाँ लग रही है, आप मेरी बात को याद रखना। मैं आपको दिखाऊंगा। क्या तो चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं देंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को पुटअप करूंगा और मैं SC/ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं। मैं सरकार से जवाब मांगने का काम करूंगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, स्थिति नहीं बता रहे हो, आंकड़े नहीं दे रहे हो, तो आम आदमी को आप क्या बताओगे? फिर अगर जवाब दे दिया तो जवाब इतना खोखला है कि आप देख के डर जाओगे कि नामचारे के अधिकारी कर्मचारी भी SC/ST OBC के पोस्टिंग नहीं। और अगर कोई है तो उसे ये कहा गया है कि अगर SC/ST OBC समुदाय के लिए काम करोगे तो अगले दिन चार्ज पे नहीं रहोगे, चार्ज पे वो रहेगा जो हमारे हिसाब से काम करेगा। ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रदेश है जहाँ कौन सा संविधान सरकारें चल रही हैं? बुलडोजर लोगों के घरों पे चल रहा है। अब तो पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत होने लगी है और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। मुझे बड़ी दुख है, पीड़ा है पांडे जी के साथ जो अभी हुआ लखनऊ में। मुझे बहुत दर्द, मैंने उनकी पीड़ा को, उनके परिवार की पीड़ा को उठाने का काम किया। मुझे बहुत तकलीफ है, उनकी संख्या कम है, उनकी बात उठाने वाले लोग कम है। मुझे उनके लिए बहुत तकलीफ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी तकलीफों को सुनते हुए उनके परिवार को बुलाया, उनकी पीठ पे हाथ रखकर विश्वास दिलाया कि आप अकेले नहीं। उनकी 10 लाख रुपए की मदद भी की, कार्रवाई का भरोसा भी दिया, लेकिन वहीं अमन सोनकर रहता है, बहुत थोड़ी सी दूरी पे। लेकिन अमन सोनकर उनके परिवार को नहीं बुलाया, उसकी भी पुलिस द्वारा हत्या हुई। उसके परिवार ने बताया, बड़ा चर्चित भी रहा, मैं उस परिवार के घर भी गया, लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी से नहीं बुलाया। अब क्यों नहीं बुलाया ये तो मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं। पहले उनके यहाँ कहा जाता था, जो उनके यहाँ आते थे उनकी जन सुनवाई में, कि नहा धो के आया करो। अब पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता कि लखनऊ में रहते हुए मुख्यमंत्री जी को अमन सोनकर का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों उस परिवार के मुआवजे की बात नहीं हुई, क्यों उनकी पीठ पे हाथ नहीं रखा गया। बात तो सबके साथ सबके विकास की बात करते थे, बात तो पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या आज भी SC/ST हिंदुत्व का ऐसा नहीं है? आपके तथाकथित हिंदुत्व का ऐसा नहीं है? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। मुझे आना चाहिए था फतेहपुर बहुत दिन पहले, क्योंकि बहन प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला है। आज भी इसका परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मैंने वादा किया था, मेरे आने के पीछे कारण था कि मुझे बहन प्रिया मौर्य के परिवार से मिलना है। आज मैं मिलूंगा उस परिवार से, लेकिन मैं मिला शिवम कोरी के परिवार से, जिसके नखून खींच लेंगे। आपको जान कैसे होगा कि सिस्टम काम कर रहा है। मैंने पूछा अभी अधिकारियों से, समाज कल्याण अधिकारी को फोन करके पूछा, SP को फोन करके पूछा। आपको जान के डर लग जाएगा कि कानून कहता है कि SC/ST का जब मुकदमा दर्ज होता है तो कंपनसेशन का जो मुआवजा, जो कंपनसेशन है वो परिवार को मिलना चाहिए। आप देखो 3 महीने हो गए घटना को, चार्जशीट तक लग गई है, 1 पैसे की मदद उस परिवार की नहीं हुई, शिवम कोरी के परिवार की। मैं इस बात का गवाह हूं, क्योंकि मैंने अधिकारियों से पूछा, तो मैंने पूछा
क्यों राहत दो उसको? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पैसे नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास? ये पैसे दलित पिछड़ों के हक अधिकारों के लिए नहीं है, उनकी हिस्सेदारी के लिए नहीं। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके प्रशासन के अधिकारी, उनके पुलिस के अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? उस बच्चे के 5 नाखून उतार लिए, 5 नाखून। है उत्तर प्रदेश की सरकार पर जवाब? मुझे आना चाहिए था, क्योंकि कल भाई दिलीप सैनी जी के परिवार में, उनके घर में उसके अभी 2-3 दिन पहले उस पत्रकार की जो हत्या कर दी गई और अभी तक उसके मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनका जवाब मांगने के लिए मुझे आना चाहिए। क्योंकि वो पत्रकार सच की आवाज उठा रहा था। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है और अगर वो बैंक में काम करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो जनता से सवाल पूछेगी, और अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो ये गुंडे उसकी जान ले लेंगे। उसके परिवार का हिसाब मांगने मुझे आना था, उस परिवार के आंसू पूछने मुझे आना था, उसको न्याय दिलाने के लिए मुझे आना था। मैं आपके बीच में हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो 2 ही पत्र जारी हुए हैं। अभी तो पूछा जाएगा सरकारी ठेकों में SC ST OBC को क्या हिस्सेदारी सरकार दे रही है, या इनके मुखोटे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो मंत्री बनाए हैं, ये सिर्फ इस समाज की वोटें लेने का काम कर रहे हैं। इस बात का जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। अभी तो जातिवार जनगणना में सवाल पूछा जाएगा कि जातिवार जनगणना कब शुरू करा रहे हो। अभी तो बहुत सब कुछ पूछना है। अभी तो ये भी पूछना है कि आपने प्रधानमंत्री जी 2014 की सरकार में आने से पहले कहा 2013 में कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू करोगे। वो मंडल सभी कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी? मैं तो पूछना चाहता हूँ, जातिवार जनगणना कब होगी? मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कब होगी? और से सुनना, अभी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेना है। मेरी बात को आप याद रखें। आप करो सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण करके आरक्षण खत्म। अगर हम में दम होगा बहुजन समाज के लोगों में, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण लेकर दिखाएंगे सरकार। और अगर ये वास्तविकता में बहुजन समाज ठान ले तो मैं लिख के देता हूं, किससे मांगना भाई? लोकतंत्र है, जिसके पास वोट है उसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके कलम में अधिकार है, और जिसके पास अधिकार है उसकी कलम में इतनी पावर है कि कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, बस कलम चलाओ, अधिकार ले लो। ये देश अभी संविधान से चल रहा है। मौका है आपको, अपनी ताकत को पहचानो, एकजुट हो जाओ। मैंने PRT के जवानों की आवाज उठाई, होमगार्ड भाइयों की आवाज उठाई, मैंने चौकीदार भाइयों की आवाज उठाई, मैंने ग्राम सेवकों की आवाज उठाई, मैंने पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों के 8 घंटे, और मैं लिख कर देता हूं, ये पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं। 2 साल के अंदर आप देखना हमारा काम चल रहा है। जिस दिन से पार्लियामेंट में गए हैं उस दिन से लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, और आप देखना, मैं आज नहीं कहता, अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन होगा और 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग पुलिस के साथ भी करा के रहेंगे। इस बात का भी मानते हैं। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी के लिए भी हम लोगों ने जो है उस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट बन रही है उसमें प्रस्ताव रखा है, और ये जो वेतन मिशन थे आपकी उसको भी दूर कराने का, और जो बोनस स्कीम है इसको भी खत्म कराने का प्रस्ताव हमने रखा है। हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई अमृत यहाँ बैठा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सच्चाई ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे दलित पिछड़े वर्ग के कई साल से खून के आंसू रो रहे हैं, और आंदोलन करने जाते हैं तो लाठियों से पीटते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, आंसू भी निकालने नहीं देते, वहां पर उठा के भेज जाते, कभी जेल भेज देते हैं। अभी इनको जेल भेज दिया। मेरे पास संदेश आया कि मैं इनको जेल भेज दिया है। भेज दिया था, आगे कुछ कर रहे थे, भेज दिया था। फिर खबर आई कि बहुत मुख्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने ट्वीट करके कहा कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को परेशान करने का काम करोगे तो मैं लखनऊ में आकर बैठ के धरना देने का काम करूंगा। फिर रात को मुझे खबर आई कि इनको छोड़ दिया गया है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं। पुलिस की भर्ती का घोटाला उसके बाद हम लोगों ने उठाई, फिर जब वो भर्ती 6 महीने में कराने की बात की गई थी और नहीं कराई, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अभी सफाई कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, अभी लेटर आया कि नियमित कर रहे हैं, उसके नियमितीकरण की आवाज मैंने उठाई और शहरी विकास मंत्री को मैंने पत्र लिखा। लगातार जिसकी समस्या मेरे पास आती है, हमारे किसी भी माध्यम से संगठन के उनके आवाज को उठाने काम करता हूं। और अभी तो 2 ही सेशन हुए। कल मुझे किसी ने कहा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आपके मामले MP MLA कोर्ट में चले गए हैं, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा भाई आज ये लोग मेरी संस्था, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। वहां तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन मैं तो सड़कों पे काम करना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो,
मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से, आप मेरी बात को याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जहां नहीं जाएंगे। हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने का काम करेंगे। और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप जैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में लिटाओगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि आप इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानी आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में, देश में कई जगह जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो स्थापित हो गए हैं। आजादी से भी पहले जो वहां रह रहे हैं, आज उनके मकान पक्के बन गए। नए नए ऑर्डर आते हैं कि भाई ये बस्ती तो अवैध है, इसको खाली करो, खाली करो। सरकार का काम बसाने का होता है, सरकार का काम उजाड़ने का नहीं होता। क्योंकि जहां दलित पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहीं की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जहां इनके चहेते रह रहे हैं, वहां की बस्तियों को छुआ नहीं जा रहा है। ये लखनऊ में भी हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मेरी इस बात पर गौर करना। एक बार ऐसे ही सभा में उनके एक अनुयायी ने पूछा कि भाई गुरु जी, हम इतना संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता? गौर करना नौजवान, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, इस पर गौर करना। तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसनु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी, स्वराज माही अपने राज में अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। नीरज भाई कह रहे थे कि गया हुआ बताता नहीं, क्या कहते भाई? मरा हुआ आता नहीं, जिंदा जाता नहीं, और मरा हुआ बताता नहीं। तो सुख शांति चाहिए, जीते जी तो राज लाना पड़ेगा, बिना राज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए हैं कि पॉलिटिकल पावर का मास्टर की आपकी सारी समस्याओं का हल सकता है। सत्ता लाओ, राज लाओ, तभी जाके बदलाव होगा। और जब उनसे पूछा गया कि राज कैसा होना चाहिए, राज तो अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार का, तीसरी बार का राज तो अभी चल रहा है। राज कैसा होना चाहिए, इस बात को भी सुन लो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े से सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, और छत ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी के लिए मोहताज हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज आना चाहिए। और 600 साल पहले उन्होंने हमारे पार्लियामेंट में कहा था, 600 साल पहले उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज लाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना आगड़े की बात की, ना पिछड़े की बात की, ना छोटे की बात की, ना बड़े की बात की। सबके लिए उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। और ऐसा राज तब आएगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज, जब चौधरी महाराज सिंह जी के वंशज, जब सम्राट अशोक के वंशज, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जब माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जब महामना रामसु वर्मा जी को मानने वाले लोग, ये तमाम लोग एक माला में पिरो के शक्ति बनाएंगे, तब ये बात आएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो भाईचारा बनाने के लिए निकलूंगा, मेरा विश्वास है। आपके भरोसे, मेरे पास आपके अलावा क्या अच्छा बता, मेरे पास तो कुछ नहीं आपके अलावा। मेरी तो ताकत आप हो, मेरी तो हिम्मत आप हो। और जब मैं इस लड़ाई को लड़ने जाता हूं तो पहले तो जेल ही काटनी पड़ती थी, मुकदमे झेलने पड़ा, तो गोलियां खाने लगे। ये गोली वोली मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी बात को आप याद रखें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दोबारा सुनो गौर से, क्या मेरा नाम? एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा, लेकिन जब मरूंगा मेरे खून की एक बूंद इनकलाब लाएगी, मेरी बात को आप याद रखें।
कोई मौत ये तो आनी है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु अटल सत्य है, इसकी परवाह नहीं करेंगे।